कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और साथ साथ देखते जाइए, आप भी आंसर देते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला आंसर है आपका, एफ बराबर क्यू ई। एफ बराबर क्यू इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, तो बिंदु आवेश में आपका आंसर होने वाला है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव यानी कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है उसको रखा गया है। गोले संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो जब खोखले गोले के अंदर की हम बात करें, तो खोखले गोले के अंदर आपको पता है कि खोखले गोले के अंदर आप कितना ही आवेश रख दो, द्विध्रुव आघूर्ण रख दो, उसका क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य। फोर्थ क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में आपको जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे जो होने वाली है वो हो जाएगी आपके बी वाली, 6.25 गुणित 10⁻18 प्लस 18 इसका आंसर है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, क्योंकि संख्या होती है धनात्मक। मुक्त आकाश में पराविद्युतांक विद्युतशीलता का विमी सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पराविद्युतांक का आपको विमी सूत्र बताना है। इसका विमी सूत्र आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है इसका आंसर डी वाला। ठीक है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमणपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव की बात करिए तो विद्युत द्विध्रुव में आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आने वाला है आपका सी वाला। ठीक है, यहाँ पे पावर 1/r³ हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। सातवां है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो आपको कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। W बराबर होता है माइनस का PE cos थीटा। cos थीटा होता है cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला वाला आपका, सॉरी पहला वाला नहीं, आपका बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, PE आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, PE, यानी कि बी वाला आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 से, इसके केंद्र से ठीक ऊपर 1/2 दूरी पर बिंदु आवेश क्यों रखा है, घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसको आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने पे आपका जो है आंसर आएगा Q/ε0 है ना। फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय से, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श किया जाता है, छड़ का आवेश। तो देखिए धनावेशित कांच की छड़ है, आवेश कितना है, धनावेशित है मतलब प्लस आवेश है इस पे, और इसको अनावेशित चालक से स्पर्श कराया गया है। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि इसका आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आवेश किस पे चला जाएगा, अनावेशित प्लेट पर चला जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई में एस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स होगा। तो देखिए आपको फ्लक्स बताना, समांतर रखा हो, समांतर रखा है तो ES cos थीटा आप लगाओगे। समांतर के लिए लोगे 0, समांतर के लिए अगर आपने 0 लिया तो पहला आंसर आएगा आपका ES। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, फाई बराबर ES cos थीटा, और समांतर में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। 12वां क्वेश्चन है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला फ्लक्स आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/ε0, 1/ε0 है ना। गॉस की प्रमेय का ही कथन यहाँ पे आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच बल होगा। तो आपको बल बताना है, इसमें कितना आंसर आएगा, है ना, 13 वाले का आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों आवेशों में तांबे की प्लेट रख दी जाए, तांबे की प्लेट के लिए जो है बल यहाँ पे 0 दे रखा है, F से अधिक दे रखा है, F से कम लेकिन अशून्य दे रखा है, और F दे रखा है। तो यहाँ पे अनंत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको तांबे की प्लेट दे रखी है ना, धातु दे रखी है। ठीक है,
तो धातु के लिए पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत, और अनंत होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, शून्य। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, शून्य। और इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, इस पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 14 नंबर का क्वेश्चन है। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है, धनावेश दिया गया है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो खोखले गोले के लिए आपको आवेश दे रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है। जब आप फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए तो आपको आंसर जो है विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r² वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे तो इसके लिए आपको जो है आंसर मिलने वाला है यहाँ पे ए वाला, है ना। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, शून्य। ठीक है, क्या मिलेगा, शून्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। धातु की दो समांतर प्लेटें जिसमें प्लस Q और माइनस Q आवेश है कुछ दूरी पर स्थित है। यदि अब प्लेटों को केरोसिन तेल में की टंकी में धोया जाए तो उनके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो केरोसिन के लिए जो होता है पराविद्युतांक कितना होता है, तो लगभग उसका 2 होता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आंसर नंबर सी, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 की वजह से वो जो विद्युत क्षेत्र है वो आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा, आधा, तो घट जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। एक आवेश Q एक r त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो भाई विद्युत फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, जो फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी वाला आएगा, समान रहेगा। फ्लक्स के फॉर्मूले में त्रिज्या नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उसके बीच प्रतिकर्षण बल F है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी r है, प्रतिकर्षण बल है F। यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दे तो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। त्रिज्या को दुगनी, उनके बीच की दूरी दुगनी कर देंगे तो दूरी दुगनी करने पर यानी कि r² हो जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा, तो बल आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा F/4, है ना। दूरी बढ़ाने पे बल होता है, घटता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, F/4 हो जाएगा। अब रिक्त स्थान है, बहुत सारे रिक्त स्थान आपके पास हैं, देखते जाइए। एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है। एकल ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश है, ऋण आवेश में जो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है तो इसमें तो प्रवेश करती है। ठीक है, क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है। तो प्रारंभ कहाँ से होगी, अनंत से, अनंत से इसमें आती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा अनंत से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है, तो अनंत इसका आंसर है। दूसरा, धातु का पराविद्युतांक होता है तो अनंत होता है। तीसरा है, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दुगनी दूरी, क्या कर दिया आपने, दुगनी कर दी। यहाँ पे बल पूछा है, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या कर दी, दुगनी कर दी है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 16 गुना। कितना हो जाएगा, 16 गुना। उसके बाद बात करते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो आपको पता है, न्यूटन प्रति कूलाम बताना है। पांचों क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश प्लस Q माइनस Q दूरी L पर स्थित है, उनका द्विध्रुवागुण का देखिए, दूरी यहाँ पे L है तो द्विध्रुवागुण होता है Q × 2L, लेकिन दूरी L है तो Q × L, आंसर आ जाएगा Q × L, केवल आएगा आपका Q × L। ठीक है, Q × L इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आवेशित खोखले गोले के खाली स्थान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित खोखले के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो गोले के अंदर होता है ना। विद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होता है, गोले के अंदर। सातवां क्वेश्चन है आपका, मूल आवेश का मान खाली स्थान होता है। तो मूल आवेश का मान, यानी आपसे इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का मान आप लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, 10 के बाद -19 कूलाम हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश तो क्या होता है, शून्य होता है।
है ना, प्लस और माइनस का जो आवेश मिलाएंगे तो शून्य आंसर आएगा। नवाय किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खाली स्थान रहता है। विलगित मतलब एक अकेला निकाय है, उसका आवेश क्या रहेगा, तो नियत रहेगा। ये आवेश संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं जो होती है बराबर होती है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है या परस्पर समांतर होती है। आप समांतर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, समांतर। आवेश का विमीय सूत्र है, आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एटी। एटी जो होता है विमीय सूत्र होता है किसका, आवेश का। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12वां आपका, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन का में धनावेश होगा, उसमें क्या होगा, धनावेश, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एक सही जोड़ी आपको दे रखी है, ये मिला देनी है आपको। कूलाम बल दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, द्विध्रुव दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया सा यहाँ पे जो है सभी के फॉर्मूले आपको बताने हैं। तो देखिए कूलाम बल का फॉर्मूला तो हो जाता है, ये सेकंड वाले से मिला देंगे आप, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप खुद भी मिलाइए इसको। विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र होता है F/Q। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2 × QL, है ना, 2 × QL या Q × 2L। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है आपका Q/ε0 गोस की प्रमेय से। बचा जो लास्ट का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव पर आघूर्ण, ये बल आघूर्ण पूछा है, द्विध्रुव पर आघूर्ण, इसको याद रखना। सिर्फ आपने बल आघूर्ण पढ़ रखा है, लेकिन द्विध्रुव पर आघूर्ण ये हो जाएगा PE sin थीटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। ये जो है पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कुछ एक वाक्य में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो देखिए आप आगे। नेक्स्ट जो है आपका, अब हम चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो फटाफट से आप थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से आंसर देखते जाइए। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। पहले का आंसर 90 डिग्री। दो बिंदु आवेश Q और 2, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखें, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, दो आवेश है Q वाले, और आपको विभव निकालना है इन दोनों के बीच में। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, Q/2ε0a, ठीक है, Q0a। ये सोल्व करके हमको निकालना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी, ठीक है। इसको C = Q/V से आप सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर है इसका मिलेगा, थर्ड वाले का ए वाला आंसर मिल जाएगा 5 माइक्रोफैराड। चौथा, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहेगा। संधारित्रों में क्या समान रहता है, ठीक है, तो धारिता तो अलग अलग होती है, बस आपको या तो आवेश समान रहेगा या विभव समान रहेगा, तो क्या रहेगा, समान। तो चौथे का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका C वाला, विभव समान रहता है। 5वां है, समान धारिता के दो संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिताओं का अनुपात, ठीक है। तो C और C आपको लेना है और उनको पहले समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और दोनों को क्या कर देना है, अनुपात निकाल देना है। तो इसका जो आंसर है आपका 5वें का, वो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे C वाला आंसर मिल जाएगा 4:1, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे भी आपका एक न्यूमेरिकल है, तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको विभव निकालना है, तो V = 1/4πε0 Q/R का फॉर्मूला आप लगाओगे तो छठे का आंसर यहाँ पे आ जाएगा B वाला, ठीक है, 10⁻³ वाला, 10⁻+3, ठीक है। 7वां पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो आपको पता होगा पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है। इसमें जो है आपका आंसर आप ए वाला लगाएंगे, 0 माना जाता है। 8वां, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। मात्रक कौन नहीं है, तो सारे मात्रक दे रखे हैं, तो इसमें याद रखिएगा आप, यहाँ पे वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, विभव का। तो विभव का मात्रक होगा ये वोल्ट, इसलिए धारिता का मात्रक नहीं होगा। 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा जाता है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, है ना, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने में विभवांतर बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये प्रभावित करने वाले कारक, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे बढ़ जाएगा, विभव बढ़ाने पे, दूरी बढ़ाने पे विभव क्या हो जाता है, आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें
तो विभवांतर भी क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो कहाँ पे ऊर्जा संचित होती है ये आपको बताना है। तो 10वें का आंसर जो है आपका हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम में। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में जो पराविद्युत माध्यम भरा होता है उसमें ही विद्युत ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता, है ना, नगण्य मोटाई की अगर एक एल्यूमिनियम की प्लेट कहाँ रख दी जाती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो बढ़ेगी। आंसर जाएगा इसका बढ़ेगी। 12वां क्वेश्चन है, यदि एक धनावेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दें, अगर तार द्वारा हम पृथ्वी को से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। इसका आंसर रहेगा सी वाला, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन का जाते हैं चालक में आ जाते हैं। इसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन जो है वो है आपका द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। अभी 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोककर। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता लेकिन विभव शून्य हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आवेश 10 कूलाम में से किसी चालक में 2 वोल्ट की वृद्धि कर जाए तो धारिता, तो आप यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे। धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे वी लगा दीजिए, तो 10/2 दोगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। 14 का आंसर कितना जाएगा, 5 फैराड। 15वां, 2 संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर प्रत्येक का समान रहेगा। तो ये भी आपको जो है डेरिवेशन पता होगा कि 2 संधारित्रों को हमने अगर श्रेणीक्रम में जोड़ दिया तो उस कंडीशन में कौन सी चीज़ जो है समान रहेगी। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ए वाला, आवेश समान रहता है ना, क्या रहता है, आवेश समान। आ जाते हैं रिक्त स्थान पे। पहला, 1 फैराड। देखिए यहाँ पे स्थित फैराड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, स्थित फैराड। तो इसका जो आंसर है वो अभी आप 10⁻⁻9 याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे, 10⁻⁻9। बाकी स्कोर आप देख लीजिएगा, है ना, 10⁻⁹ स्थित फैराड। फिर अगला, जूल बराबर कूलाम, जूल बराबर कूलाम इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर वोल्ट। क्या जाएगा, वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव एक राशि है तो अदिश राशि है। चौथा है, क्यू आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r हो जाएगा। इसके बाद 5वां है, विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड रहेगा। विद्युत क्षेत्र की, छठा है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव होता है, तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जो होता है विद्युत विभव, है ना, इसका तो आपका क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम चलते हैं तो विद्युत विभव हमेशा घटता है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, किसी संधारित्र पर नेट आवेश, तो संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है ना। संधारित्र पर नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद है 8वां और 9वां। 8वां, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो आपको फॉर्मूला पता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट a/d। दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, क्या हो जाएगी, घटेगी। 9वां, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में क्या कार्य, तो 0 होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में क्या कार्य होता है, 0 होता है। अब एक वाक्य में उत्तर है लेकिन इसको अपने को नहीं करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन हम चलते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर पे। विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यहाँ पे। देखिए पहला, जल्दी जल्दी से देखते जाते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पे क्या आएगा, प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध, पहले का आंसर जाएगा घटता है, किसका घटता है, तो अर्धचालक का घटता है। पहले में आंसर आ जाएगा अर्धचालक। दूसरा है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो इसका आंसर है ए, अनंत। तीसरा, विद्युत सेल स्रोत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत सेल किसका स्रोत है, तो विद्युत सेल जो है आपका
इसका जाएगा बी वाला, विद्युत ऊर्जा का। किसका स्रोत है? विद्युत ऊर्जा का। चौथा क्वेश्चन है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसका आंसर जाएगा पदार्थ पर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। पांचवा क्वेश्चन है विशिष्ट ओम का मात्रक। विशिष्ट ओम का मात्रक आपको पता ही है, तो ओम इंटू मीटर, सी वाला इसका आंसर जाएगा। छठा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो 2 गुनी हमको करना है ना। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है छठा वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4 गुना, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई का क्या होता है? प्रतिरोध समानुपाती एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है वो एन का स्क्वायर होता है, मतलब जितने नंबर से आप बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना गुना होता जाएगा। यानी कि 2 गुना लंबाई करने पे प्रतिरोध 4 गुना, 3 गुना करने पे 9 गुना। सातवां क्वेश्चन है विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक। तो विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक जो है वो जाएगा आपका इनमें से वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। आठवां क्वेश्चन देखेंगे किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। किसका विद्युत प्रवाह है? तो इनमें से कोई नहीं। नवा है एम्पियर मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो इनमें से आपको चेक करना कौन सा संबंध सही नहीं है। तो प्रतिरोध ओम सही है, आवेश कूलाम सही है, चालकता वोल्ट सही नहीं है ना, विद्युत धारा एम्पियर भी सही है। तो डी वाला आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला क्या जाएगा इसका आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा है अदिश राशि, विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि। अनुगमन वेग का मान होता है, तो अनुगमन वेग का मान आप क्या बताएंगे? लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध जो होता है वो घटता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। उसके बाद सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के मध्य अधिकतम विभवांतर को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। 8वां है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, क्योंकि ये क्या होता है एक धातु होती है और धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं उसके पहले आपको एक जोड़ी दे रखी है, जोड़ी आप देख लीजिए। ओम का नियम, इसमें सी वाला जाए विभवांतर तथा धारा में संबंध बताता है। किरचॉफ का नियम क्या बताता है? जटिल विद्युत परिपथ को सोल्व करता है। व्हीटस्टोन के सेतु का सिद्धांत क्या है? तो ये क्या करता है? प्रतिरोध का मापन करता है। केमलिंग्स ओंस क्या होता है? और साइमन, तो केमलिंग ओंस जो है इसका आप क्या आंसर लगाएंगे? ये विद्युत चालकत्व में तो आप लगा लीजिए साइमन, ठीक है। चालक प्रतिरोधकता का उल्टा, तो उसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, उसको हम बोलते हैं साइमन। और जो केमलिंग ओन से इसने अति चालकता के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? अति चालकता के बारे में बताया था। इसका नाम अपने को याद रखना है, केमलिंग ओन्स। उसके बाद फिर से आपको जोड़ी दे दी यहाँ पे। तो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक इसके जस्ट नीचे डी वाला दे रखा है, ओम इंटू मीटर। धारा घनत्व का मात्रक, तो धारा घनत्व का मात्रक है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसको आप लास्ट वाले से मिला दीजिए। विद्युत धारा परिपथ में संधि पर I बराबर 0 होती है, किरचॉफ का पहला नियम है, तो इसको B से मिला दो और धारा को मिला दो एम्पियर से, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। और हम देखते हैं अब अगला वाला चैप्टर। देखिए यहाँ पे ये जो दे रखे हैं सभी, जैसे चुंबकीय प्रेरण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक दे रखा है, विमिश्र दे रहेगा, ये सदिश राशि है,
ये आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी के मात्रक क्या होते हैं? टेस्ला होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फिर चुंबकीय फ्लक्स बी इंटू ए, चुंबकीय आघूर्ण, ध्रुव प्राबल्य किस तरह की राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? अपने को याद होना चाहिए ना, एक ही सारणी में सब कुछ दे रखा है। तो ये आपको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सही विकल्प। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो सही विकल्प हम देखेंगे गतिमान आवेश। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुंडली के लंबवत होता है। ठीक है, आप 90 डिग्री पे निकालते हो तो कुंडली के क्या हो जाएगा? लंबवत। थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा QVB sin 90 वाला। ठीक है, ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार। श्रेणी क्रम में अगर आपने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर बनेगा। वोल्टामीटर भी गलत है इसका आंसर, तो वोल्ट मीटर आएगा ए। चौथे का आएगा ए वाला। पाँच, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा? तो ये सरल रेखा रहेगा। ठीक है, लंबवत प्रवेश करेगा तो मार्ग वृत्ताकार रहेगा, सरल रेखी प्रवेश करेगा तो सीधा चला जाएगा। ठीक है, सरल रेखा। समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं हम। रिक्त स्थानों में सबसे पहला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका लंबवत। सबसे अधिक बल कब लगता है? जब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या रहे? लंबवत। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। शंट हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं धाराओं के साथ। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको चुंबकीय लोरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय लोरेंज बल। छठा वाला क्वेश्चन है, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक। तो ये आप निकाल लीजिएगा, बाकी तो हेनरी प्रति मीटर भी इसका एक मात्रक होता है, और भी इसके मात्रक निकल सकते हैं। जो भी आप लिखोगे एसआई पद्धति में सभी सही रहेंगे। सातवां, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। यहाँ पे चुंबकीय तीव्रता का पूछा है तो एम्पियर प्रति मीटर। आठवां, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। नवा है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है। तो फॉर्मूला बताना है आपको, है ना? 0 होता है ना, उस पर 0। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा समांतर प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद है 10वां, टेस्ला मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। 11वां, विद्युत क्षेत्र में आमीटर को खाली स्थान में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला है, शंट के उपयोग से धारामापी की क्या कम हो जाती है? तो शंट अगर हम जोड़ देते हैं तो धारामापी की क्या कम हो जाती है? सुग्राह्यता कम हो जाती है ना, ये आंसर हम बता सकते हैं। उसका 13वां क्वेश्चन, चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को खाली स्थान बना जाता है, तो अवतल आकार में बना जाता है। कैसा बना जाता है? अवतल या त्रिज्यीय बना जाता है। कैसा बना जाता है? त्रिज्यीय बना जाता है। 14वां क्वेश्चन है, समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति होती है। अगर दिशा समान है तो आकर्षण प्रवृत्ति होती है ना। धारावाही दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य कैसी होती है प्रवृत्ति? आकर्षणात्मक होती है। अगर दिशा समान हो तो आकर्षण प्रवृत्ति होती है। 15वां, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 16वां, जब दो धारावाही समांतर तार में धारा विपरीत दिशा में है तब वे एक दूसरे को करते हैं, तो एक दूसरे को करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। विपरीत दिशा है तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। एक वाक्य में उत्तर आप देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट हम चलते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य पर। देखिए, चुंबकत्व एवं द्रव्य के कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, लेकिन वीडियो जो है बहुत बड़ा हो चुका है, तो एक चैप्टर और हम ले लेते हैं बस यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहला है आपका एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में इसमें लिख लिए एम्पियर इंटू मीटर इसका मात्रक है। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कितने गॉस के तुल्य होता है?
तो ये आपका जो हो जाएगा 10 की घात 4, 10 की घात 4 को उसके, ठीक है, +4। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ। अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, चौथा वाला क्वेश्चन, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, ठीक है। तीसरे में एस से एन की ओर, चौथे में एन से एस की ओर, और पांचवें में फिर से एन से एस की ओर, है ना, एन से एस की ओर। फिर छठा, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में चुंबक के मध्य उतनी ही दूरी पर 2 गुनी होती है। क्या आंसर आएगा इसमें, 2 गुनी, ठीक है। अब इसके बाद है सातवां, अणुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर। तो अणुचुंबकीय ओर पदार्थ तो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आठवां है प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होते हैं। नवा है अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 के बराबर होती है। कितनी होती है, 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। तब प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है। 11वां, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भूगोलीय उत्तर की तरफ रखकर क्षेत्र रेखा खींचने पर उदासीन बिंदु इस स्थिति में प्राप्त होता है। तो ये जो आंसर है आपका, उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 11वां और 12वां क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, और जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इसको अभी यहीं पे रोक देते हैं। आगे के जो ऑब्जेक्टिव वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।